दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि संपूर्ण देश के खनिज संसाधन का अकेले झारखंड से निर्यात 40% होता है। इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि राज्य के 70 to 75% लोग कृषि प्रधान जीवन निर्भर करते हैं। और तो और आप लोग कभी न कभी किसी वीडियो या न्यूज़ में टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा मोटर्स और कई सारी मल्टी मिलियनियर्स कंपनियां जो कि झारखंड में मौजूद हैं, इनके बारे में सुना होगा। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इतने सारे संसाधन और चीज़ें झारखंड में मौजूद होने के बावजूद भी ये झारखंड इतना पिछड़ा, यहाँ के लोग इतने गरीब और अनएजुकेटेड और बेरोज़गार क्यों हैं? अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ। उससे पहले आप हमारे वीडियो एवं चैनल पर नए हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं, लेकिन इस नए यूट्यूबर का भला हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फ्रेंड्स, जिस राज्य में हर 1 से 1.5 साल में अब तक कुल 11 सरकारें बदल चुकी हो, साथ ही साथ 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुकी हो, जिनमें कुल 7 अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने हर बार शपथ ली हो, उस राज्य का क्या ही उद्धार होता भला। आपको बता दें, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग राज्य बनने के बाद अब तक इन 23 वर्षों में केवल रघुवर दास ऐसे सीएम बने जो पूरे 5 वर्ष अपने कार्यकाल पर टिके रहे। अब इसका क्या ही कारण हो सकता है, ये तो बीजेपी पार्टी और उनके सदस्य जाने। आपको बता दें, राज्य के गठन के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने वे एक के बाद एक आते गए और कई सारे घोटाले करते रहे। इनमें से कई सीएम एवं नेतागणों को विरोधी एवं आंतरिक पार्टी के दबाव में पद छोड़ने पर मजबूर किया, तो कुछ खुद ही अपने पद त्याग चले गए। इनमें से मधु कोड़ा ऐसे सीएम रहे जिनके ऊपर कुल 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप सिद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे सीएम रह चुके शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन पर भी घोटाले का आरोप लगा है और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है। अभी 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद, जेएमएम के जीत के बाद देखना ये है कि आगे वो हमारे जनता के हित के बारे में क्या करती है। दोस्तों, आपको बता दें, 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पॉलिसी भी लाई गई जो इस राज्य को खोखला बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो क्या थी वो पॉलिसी, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इससे पहले एक और बार मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कई सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, क्या पता ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल साबित हो जाए। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी थी फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी। आपको बता दें, इसी समय अंग्रेज़ों ने झारखंड में संसाधन की भंडारता को देखते हुए रेल मार्ग का निर्माण करवाया। उस समय यह संपूर्ण बिहार था, यानी ये झारखंड जो अभी है उस समय वह संपूर्ण बिहार था। फ्रेंड्स, इस फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत अगर धनबाद का उदाहरण ले तो वहाँ अगर उस समय कोयले की रेट 1 रुपये प्रति केजी थी, तो भारत के किसी भी अन्य राज्य में वो कोयला सेम रेट पर केंद्र सरकार अपने राजस्व से कोयले की कीमत राज्य सरकार को अदा करेगी। यानी राज्य सरकार से केंद्र सरकार कोयले को 1 रुपये प्रति केजी, जो कि आम जनता के लिए निर्धारित रेट थी, खरीदकर अन्य राज्य को मनमाने दामों में बेच देती थी। और यह सिलसिला 1993 यानी राज्य के गठन के बस 7 साल पहले तक चला। और इससे राज्य की भूमि, जल संसाधन, सड़क, हवा जो बर्बाद हुई, इसका कोई मुआवजा तो मिलने को नहीं था। राज्य सरकार सोची होगी कि अगर सिर्फ झारखंड के अंदर ही कोयले को बेचा जाए तो मुश्किल से 1, 2, 5, 10 केजी ही बिक पाएगी। लेकिन वहीं अगर केंद्र सरकार एक बार में कई लाख टन कोयले खरीदने लगी तो झारखंड सरकार को लगा इससे कहीं ज़्यादा लाभ है। लेकिन राज्य सरकार को ये समझ नहीं थी कि केंद्र सरकार उस कोयले को उस रेट पर खरीदकर अन्य राज्य के फैक्ट्रियों को 1000 गुना रेट पर बेच रही है। ऐसे में जिन अन्य राज्य के उद्योगों को कोयला बेचा जाने लगा था, इससे वे उद्योग बड़े बनते गए और झारखंड ठन ठन गोपाल रह गया। सिर्फ केंद्र सरकार मजबूत बनी इससे। आपको बता दें कि ठन ठन गोपाल तो सिर्फ
स्टेट की जनता है और स्टेट के नेता, विधायक और तमाम बड़े सरकारी अधिकारी नहीं। आपको बता दें कि झारखंड के कोयले से किसी अन्य राज्य में पहला थर्मल प्लांट तमिलनाडु में लगा। इसके अलावा महाराष्ट्र एवं गुजरात भी झारखंड के कोयले से लाभान्वित हुए। इसके अलावा कास्ट पॉलिटिक्स भी यहाँ सरकार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों। यानी कोई महतो जो है वो महतो को ही वोट देगा, कोई मिश्रा जो है वो मिश्रा को ही वोट देगा। इससे जिस नेता को वोट दिया जाता है सिर्फ वो लाभान्वित हो पाता है। जनता को पता नहीं चलता कि कितने भ्रष्ट है वो नेता, बस वो अपनी जेब भरने में लगा रहता है। इसके अलावा झारखंड का भौगोलिक आकार भी एक मुख्य भूमिका अदा करती है झारखंड को गरीब बनाने में। यानी झारखंड का जो पूरा लैंड है, जो भूमि है, वो चारों तरफ से इस प्रकार पहाड़ों एवं ज़मीन से घिरा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का समुद्री सीमा नहीं है, समुद्री एरिया नहीं है, जिससे बाकी अन्य राज्य जो समुद्री मार्ग से इनकम कर पाती है वो झारखंड भी कर पाती है। इसके अलावा झारखंड का गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार न हो पाना भी झारखंड का गरीब रह जाने का एक मुख्य कारण है। चूँकि आप लोगों को पता है कि जहाँ कहीं की भी जनता होती है उनका भविष्य जो है वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर डिपेंड करता है। अगर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सही तरीके से, सही रूप में अगर प्राप्त हो तो उनका डेवलप होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन बिल्कुल ख़राब है यहाँ का। आपको बता दें जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है वहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी न मिल पाना, स्टेट गवर्नमेंट का अनावश्यक खर्च करना, जैसे कि यहाँ की बीपीएससी, बीएसएससी अन्य स्टेट में एग्ज़ाम होती है, उसी प्रकार जेएसएससी, जेपीएससी का ना हो पाना, पेपर का लीक होना और कई सारे बेरोज़गारी का कारण, जिसके कारण जो यहाँ पर झारखंड में जो है गरीबी देखने को मिलती है और इसका सुधार नहीं हो पाता है। इसमें आपका क्या राय है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।